Hello everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and this is part 47 of the lecture series of daily 10 questions. हम कर रहे हैं जून 2012 का पेपर सेकेंड. स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से. ए पॉइंट ऑफ किंक इन द किंक डिमांड कर्व इंडिकेट. जो हमारा किंक डिमांड कर्व बनता है ओलिगोपोली मार्केट में, वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिमांड कर्व बनता कैसा है. डिमांड कर्व ऐसे बनता है, ये होती है किंक शेप, जो हमारी क्या शो करती है, इस साइड होती है प्राइस, इस साइड होती है क्वांटिटी, और ये क्या शो करती है, प्राइस रिजिडिटी और क्वांटिटी रिजिडिटी को. सो अगर हम बात करें ए पॉइंट ऑफ किंक इन द किंक डिमांड कर्व इंडिकेट, ऑप्शन हमें गिवन है प्राइस रिजिडिटी, क्वांटिटी रिजिडिटी, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी या क्वांटिटी फ्लेक्सिबिलिटी. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? प्राइस रिजिडिटी एंड क्वांटिटी रिजिडिटी मीन्स ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, मीन्स करेक्ट आंसर इज कोड ए. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इंप्रूवमेंट्स इन बीओपी डेफिसिट मे बी अफेक्टेड थ्रू. जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें जो हमारा डेफिसिट आ जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं या उसकी इम्प्रूवमेंट किससे इफेक्ट होगी? सबसे पहला, इंपोर्ट को कंट्रोल करके, सेकंड एक्सपोर्ट को प्रमोट करके, थर्ड फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करके, या फोर्थ डीवैल्यूएशन करके. अगर आपको याद हो तो हमने ये प्रीवियस ईयर में पहले भी कर चुके हैं. तो हमारे करेक्ट अगर हम कोड देखें तो हमारे पास 4 कोड्स गिवन है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट कोड क्या होगा कि हमारे सारे ही ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट है. अगर हम इंपोर्ट को कंट्रोल करेंगे, हमारी करेंसी बाहर नहीं जाएगी, हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करेंगे और अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन करेंगे. सो हमारा बीओपी डेफिसिट जो है उसमें इंप्रूवमेंट होगी. सो हमारा ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट हैज बीन डेल्ट बाय. जो पब्लिक डेप्ट का बर्डन है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने उस चीज़ से डील किया? ऑप्शन ए क्या है? AP लर्नर. ऑप्शन बी क्या है हमारा? ED डोमर. थर्ड क्या है? AC पीगू. और फोर्थ क्या है? AH हैंसन. तो अगर हम बात करें अपने कोड्स की तो हमें 4 कोड्स गिवन है. हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो हमारी बर्डन है पब्लिक डेप्ट की, जो बर्डन की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, वो किन किन इकोनॉमिस्ट ने उस चीज़ से डील किया है, समझते हैं हम. सो द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट हैज़ बीन डेल्ट बाय, कौन से 2 इकोनॉमिस्ट हैं? AP लर्नर एंड ED डोमर. AP लर्नर एंड ED डोमर मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड. तो हमारा करेक्ट कोड कौन सा होता है? कोड ए. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फिस्कल पॉलिसी टू द गवर्नमेंट डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ. जो गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड, वो किसके रिस्पेक्ट में होते हैं? ऑप्शन ए टैक्सेशन. ऑप्शन बी क्या है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग. ऑप्शन थर्ड क्या है? गवर्नमेंट की बोरोइंग. और ऑप्शन फोर्थ क्या है हमारा? पब्लिक डेप्ट. फिस्कल पॉलिसीज क्या होती हैं? कोड हमारे 4 गिवन है. और अगर हम समझें फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, इट इज मीन्स बाय विच अ गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट. अपनी स्पेंडिंग, अपना खर्चा जो वो कर रही है, और अपना टैक्स रेट मतलब रिवेन्यू अर्न कर रही है, उन चीज़ों को मॉनिटर करना, नेशन की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करना, सब आता है फिस्कल पॉलिसी के अंडर. जो खर्चा है गवर्नमेंट का, एक्सपेंडिचर है, जो स्पेंडिंग है, और टैक्स मीन्स जो रिवेन्यू है हमारा. इट इज़ द सिस्टर स्ट्रेटजी टू मॉनेटरी पॉलिसीज. जैसे RBI की मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं सेंट्रल बैंक की, जिससे वो नेशंस में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ऐसे ही फिस्कल पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की. सो फिस्कल पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट डिसीजन रिगार्डिंग स्पेंडिंग एंड टैक्सेस. किसके रिगार्डिंग होती है इनके डिसीजंस? इनके एक्सपेंडिचर पे, इनकी स्पेंडिंग पे और टैक्सिंग पे. इफ़ द गवर्नमेंट वांट टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन द इकोनॉमी, अगर गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमी में ग्रोथ हो, सो इट विल इंक्रीज स्पेंडिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. तो वो खर्चा करेगी पब्लिक पे, जिससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से क्या होगा? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी. तो अगर हम अपने ऑप्शंस पे चलें तो हमारे सारे ही ऑप्शंस करेक्ट होते हैं. फिस्कल पॉलिसी जो है रिलेट करती है टैक्सेशन से, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से, गवर्नमेंट की बोरोइंग से और पब्लिक डेप्ट से. सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो हमारा
करेक्ट है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HDI इज एंट्रस्टेड विद रेफरेंस टू, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किसके रेफरेंस में बात करता है? ऑप्शन ए है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, सेकंड है रियल GDP या पर कैपिटा, थर्ड है हमारा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और फोर्थ है हमारी मॉर्बिडिटी। हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन सुनना तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम अपनी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दोबारा देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? एक स्टेटिस्टिक कंपोजिट इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन का स्टेटिक्स डाटा दिखाता है, इंडेक्स दिखाता है कि हमारी कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस नंबर पे है। ये क्वेश्चन आप बताइए कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। एजुकेशन के रिस्पेक्ट में पर कैपिटा का इंडिकेटर है जो किस लिए यूज़ किया जाता है? कंट्रीज को रैंक करने के लिए। ये 4 टायर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। अगर आप इन चीज़ों में अच्छी है आपकी परसेंटेज, आपकी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, आपकी कंट्री में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम लोगों की अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, तो ये सारे ही बताते हैं कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? अच्छा है। सो इट इज़ अ समरी मेजर ऑफ एवरेज अचीवमेंट इन की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन की डेवलपमेंट में उनकी लॉन्ग और हेल्दी लाइफ, उनका नॉलेजेबल होना, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना, तो ये सब आ जाता है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो चारों ही हमारे इंपॉर्टेंट हैं। किसके रिस्पेक्ट में? HDI के रिस्पेक्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिस्पेक्ट में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी, रियल GDP और पर कैपिटा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड मॉर्बिडिटी। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द डॉक्ट्राइन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ वाज प्रोपाउंडेड बाय। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ को किसने प्रोपाउंड किया? कौन कौन से इकोनॉमिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं? ऑप्शन है हमारा हिस्टमैन, सेकंड है रॉबर्ट सोलो, थर्ड है हमारा सिंगर और फोर्थ है हमारा रिग्नार नक्स्की। और नीचे आपके कोड्स गिवन है, करेक्ट कोड कौन सा होगा? अनबैलेंस्ड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जो इनसे रिलेट करते हैं, जिन्होंने प्रोपाउंड की है इस थ्योरी को? चलते हैं हम अपनी एक्सप्लेनेशन पे। सो द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ इज द अपोजिट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। बैलेंस्ड ग्रोथ के जस्ट अपोजिट है हमारी अनबैलेंस्ड ग्रोथ की थ्योरी। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन अ सेलेक्टेड सेक्टर्स rather than simultaneously in all the sectors of economy। 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सेलेक्टेड सेक्टर्स में होंगी। ऐसा नहीं है कि सारे ही सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है। सो हिस्टमैन जो थे उन्होंने प्रोपाउंड की थी ये थ्योरी, और इनके सपोर्टर्स को अगर हम इंक्लूड करें तो हिस्टमैन, हैंस सिंगर, पॉल स्ट्रीटन एंड मार्कस फ्लेमिंग, इन सबका नाम आता है। ऑप्शन में इस बार आपको हिस्टमैन और सिंगर का नाम दे रखा है, अगली बार आपको स्ट्रीटन, फ्लेमिंग का भी ऑप्शन गिवन हो सकता है। तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हिस्टमैन और सिंगर है। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा करेक्ट होता है, और कोड देखें तो हमारा कोड डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। मीन्स दीज आर द इकोनॉमिस्ट हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ, और यू मे कॉल्ड इट डॉक्ट्राइन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेरोड डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ इज बेस्ड अपॉन। जो हमारा हेरोड डोमर मॉडल है इकोनॉमिक ग्रोथ, किसके ऊपर बेस्ड है? हम ये ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, डायग्राम के साथ किया था हमने ये क्वेश्चन। वारंटेड ग्रोथ रेट, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट, प्रोडक्टिव ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट। ऑप्शंस आपके गिवन है। तो अगर हम बात करें हेरोड डोमर मॉडल की तो उन्होंने किसके बारे में की थी? वारंटेड ग्रोथ रेट की, नेचुरल ग्रोथ रेट की, एक्चुअल ग्रोथ रेट की। तो यहाँ पे वारंटेड ग्रोथ रेट है, नेचुरल ग्रोथ रेट है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट और फोर्थ जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होता है। और अगर हम अपने कोड्स में चलें तो कोड डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। अब आप देखो, मैं हमेशा कहती हूँ हेरोड डोमर मॉडल, सोलो मॉडल, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, मेरे वीडियोस के साथ अगर लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन केन्जियन सिस्टम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अराइजेस बिकॉज ऑफ। जो हमारा केन्जियन सिस्टम है उसमें जो स्पेकुलेटिव डिमांड है मनी की, स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी करना, ठीक है। मनी की डिमांड कैसे अराइज होती है? बिकॉज ऑफ, किस लिए? जो हम स्पेकुलेटिव डिमांड करते हैं मनी की, वो क्या रीजंस हैं? पहला, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, हमें फ्यूचर में नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट कितना होने वाला है।
सेकंड, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना होने वाला है। थर्ड, टू ब्रिज द गैप बिटवीन इनकम एंड इवेंचुअल एक्सपेंडिचर, हमारी इनकम के बीच में और जो इवेंचुअली एक्सपेंडिचर होने वाला है उसके बीच में एक गैप की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करेगा। और रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस। और फोर्थ क्या है, इंटरेस्ट रेट में और जो बॉन्ड हम खरीद रहे हैं उनके प्राइसेस में, उनमें क्या होता है, चेंज होता है, बॉन्ड के प्राइसेस में और उनके इंटरेस्ट रेट में। इसके कारण जो मनी की स्पेकुलेटिव डिमांड है वो अराइज होती है। कोड हमारे 4 गिवन है। हमें अगर ये पता है कि स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी अराइज क्यों होती है तो हम ये बता सकते हैं। तो समझते हैं इस चीज को। सो दस अकॉर्डिंग टू केन्जियन देयर आर 2 टाइप ऑफ एसेट्स, मनी and bond, Keynesian के अकॉर्डिंग। So people compare rate of return on bond with the rate of return on bank deposit। वो देखते हैं कि बॉन्ड से मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है, कितना इंटरेस्ट मैं अर्न करने वाली हूँ, और अगर मैं बैंक डिपॉजिट में रखती हूँ, अपने पैसे को बैंक में रखती हूँ, तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो इट इज स्पेकुलेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस, राइजेज और फॉल इन इंटरेस्ट रेट। मैं देखती हूँ कि इन फ्यूचर में भी पता है इंटरेस्ट रेट राइज होने वाले हैं, तो मैं बॉन्ड में पैसे लगा देती हूँ, मुझे फ्यूचर में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, है ना। तो यही होती है स्पेकुलेशन। दैट रिजल्टिंग डिमांड फॉर मनी इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। इसका रिजल्ट क्या होता है, मनी की डिमांड, मनी, इसी चीज़ को बोला जाता है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। और अगर हम अपने ऑप्शंस में चलें तो हमारा फ्यूचर इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अनसर्टेन होता है। और दूसरा, बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। मीन्स ऑप्शन या कोड बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्राइडमैन थ्योरी ऑफ परमानेंट कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड अपॉन। मिल्टन फ्राइडमैन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ परमानेंट कंपोनेंट किसी कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर की, वो किस पे डिपेंड करती है, ये भी हम कर चुके हैं। ट्रांजिटरी, परमानेंट इनकम, ये हमने किया था। तो मिल्टन फ्राइडमैन की थ्योरी किस पे बेस्ड है, ट्रांजिटरी इनकम पे, ट्रांजिटरी और परमानेंट दोनों पे, या फिर सिर्फ परमानेंट इनकम पे, या फिर विंडफॉल गेन पे। तो आपका करेक्ट कोड कौन सा होगा, कोड्स आपके नीचे गिवन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर। मैं हमेशा ही कहती हूँ आप वीडियो एक बार पॉज करें, अपने आप कोड को समझें और समझें कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अगर आप ये सही करते जाते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी होती जा रही है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन कंजम्पशन डिपेंड करती है प्राइमली ऑन परमानेंट इनकम। जो कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं वो अपनी परमानेंट इनकम पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, बिकॉज कंज्यूमर यूज सेविंग एंड बोरोइंग टू स्मूथ कंजम्पशन इन रिस्पॉन्स टू ट्रांजिटरी चेंजेस इन इनकम। अगर हमारी इनकम में कोई ट्रांजिटरी चेंजेस आ रही हैं तो कंज्यूमर जो हैं कंजम्पशन प्रोसेस उनका स्मूथ चलता रहे, तब वो अपनी सेविंग या फिर वो बोरोइंग के तरीके से अपनी कंजम्पशन को स्मूथ करते हैं। लेकिन प्राइमली ये किसके ऊपर डिपेंड है, परमानेंट इनकम पे। सो द रीजन इज दैट कंज्यूमर्स स्पेंड देयर परमानेंट इनकम बट दे सेव rather than spend most of their transitory income। अपनी ट्रांजिटरी इनकम को ज़्यादा स्पेंड करने से अच्छा है वो उसे सेव करते हैं, और कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए ज़्यादा चीज़ों को कौन सी इनकम यूज़ करते हैं, अपनी परमानेंट इनकम यूज़ करते हैं। तो अगर हम अपने ऑप्शंस में चलें तो मिल्टन फ्राइडमैन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट है कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का, वो किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी परमानेंट इनकम पे। मींस हमारा थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और कोड के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमारा डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली मेड अनाउंसमेंट रिगार्डिंग पॉवर्टी लाइन। जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उन्होंने बताया है कि पर कैपिटा पर डे रूरल अर्बन एरियाज में कितनी कंजम्पशन होनी चाहिए अगर उन्हें अबव पॉवर्टी लाइन आना है। तो समझते हैं हम इस चीज़ को। ये तो आपके करंट पे बेस्ड है, तो करंट सिचुएशन देखते हैं। करंट हमारा अर्बन एरियाज में कितना है, 28.35 रुपीज़ पर डे, और रूरल एरियाज में कितना है, 22.42। सो द प्लानिंग कमीशन रिलीज द लेटेस्ट पॉवर्टी एस्टिमेट फॉर द कंट्री, और उन्होंने शो किया है कि पिछले 5 सालों में 7.3% पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुई है। तो अगर हम अर्बन की बात करें तो 28 और रूरल की बात करें तो 22। और अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं जून 2012 का पेपर, और ये जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो करंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसे आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ।